Hello everyone, welcome to Law Optional by Shreyanshi Chaturvedi, and today I am present with topic 3. Topic 1 and topic 2 हमने इंटरनेशनल लॉ की जो सीरीज शुरू की थी उसमें हमने कर लिया था. Today we are going to discuss topic 3 which is state recognition and state succession. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एवरी ईयर देर इज अ क्वेश्चन ऑफ 15 मार्कर 20 मार्कर क्वेश्चन और एटलीस्ट यू एक्सपेक्ट अ 10 मार्कर question on theories or maybe on legal effect or the impact of state succession or state recognition. तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एंड बिफोर एनीथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं उनको टॉपिक 2 जो है वो उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिली थी बिकॉज उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं किया था. इसीलिए आप जो है मिस ना कर दें बाकी जो सक्सेसिव वीडियोज आने वाली है इंटरनेशनल लॉ की. इसीलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें. एंड मैं एंटायर टॉपिक 18 तक जितने हमारे टॉपिक्स हैं सबको कंप्लीट करने वाली हूँ थ्रू दिस सीरीज. सो हैव पेशेंस, आपके इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत अच्छे से कवर होने वाला है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक 3 व्हिच इज स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टेट सक्सेशन. एज आई मेंशन 15 to 20 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं इससे और बेसिकली एटलीस्ट थ्योरी से 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू अबाउट आवर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम which is a 90 days program in which we are covering your paper 1 and paper 2 both, in which we are providing you one question every day to write, and once you email us this one question after writing it, we giving you the checked copies along with the model answer within 24 से 48 hours. Within 24 to 48 hours. 24 से 48 hours के बीच में हम आपको कॉपीज आपकी चेक करके मॉडल आंसर के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ आवर एकेडमी. एंड हमें बहुत ज़्यादा इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी है कि 90 डेज प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव इट इज़ अ सक्सेसफुल बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है लास्ट 3 months में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं. जो लॉ ऑप्शनल के पहले ऑप्शनल लेने से घबराते थे कि क्या लॉ ऑप्शनल जो है हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा या नहीं, नाउ दे आर कॉन्फिडेंट थ्रू दिस प्रोग्राम बिकॉज लॉ ऑप्शनल इज प्रेडिक्टेबल. और आप जब आंसर राइटिंग कर लेते हैं, आप जब क्योंकि आप पढ़ के जब आंसर लिखना डेली शुरू कर देते हैं तो आपका कमांड हो जाता है सब्जेक्ट पे. एंड लिमिटेड सिलेबस है आपका, प्रेडिक्टेबल है और जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है सब्जेक्ट के ऊपर और देन यू आर वेरी मच कंफर्टेबल कि आफ्टर प्रीलिम्स यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो जल्दी से जल्दी बाकी सब जो बेनिफिशियरीज स्टूडेंट्स हैं इस प्रोग्राम के उनकी तरह आप भी इसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए और अपने ऑप्शनल को अभी कंप्लीट कर लीजिए ताकि आफ्टर प्रीलिम्स आपको ये ना सोचना पड़े कि मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ और मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर्ड नहीं है. बिकॉज ये बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ये इस डिफिकल्टी को फेस करते हैं. You should not be into that place. So आप जल्दी से जल्दी enrolled हो जाइए और अपने ऑप्शन को कंप्लीट कर लीजिए. Now moving ahead, अगर आपको एनरोलमेंट लेनी है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है. अलॉन्ग विद दैट आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन shreyanshi.chaturvedi8@gmail.com पे. आप हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं विच इज लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांशी चतुर्वेदी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल हैंडल है हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए. हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप किसी भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ को मिस ना कर दे जो हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऑन अ टेलीग्राम चैनल. इसके अंदर हम आपके केस लॉज जितने भी हैं, रीसेंट केस लॉज आ रहे हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं लॉ ऑप्शनल के अंदर, उन सब को इंक्लूड करते हैं. तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज हमने नोटिस किया था जो लॉ ऑप्शनल के बच्चे हैं वो रीसेंट केस लॉज नहीं लिख रहे हैं, वो स्टैटिक लिखेंगे तो उनको ब्राउनी पॉइंट से अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे. दिस इज द ओनली रीजन दैट लॉ ऑप्शनल इज नॉट स्कोरिंग above 300. Only few students are there who are getting this benchmark. It's not that impossible act. Only after practicing enough and adding the recent case laws, you will be able to do it. सो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स GS1, GS2, GS3 के साथ आपको हम केस लॉज भी इंक्लूड करके देते हैं आपके, स्पेशली जो कि पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है उनमें नए डेवलपमेंट्स डेली आ रही हैं, उसको अगर आप आंसर्स में इंक्लूड करेंगे तो यू विल गेट ब्राउनी पॉइंट्स और आपका आंसर शीट जो होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी अदर एस्पिरेंट्स से,
राइट. सो जल्दी से जल्दी आप एनरोल हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन को शॉर्ट कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए. Now moving ahead, start with our first subtopic, which is your state recognition, meaning and definition. तो आपकी state recognition होती क्या है? उससे पहले हम देखेंगे कि state recognition और succession से questions कैसे आए हुए हैं. Because see, as I told you, law optional is predictable. क्वेश्चन का नेचर सेम होता है, सब टॉपिक सेम होते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, आज हम एक नई एक्टिविटी से शुरू करने वाले हैं. आज पहले हम सबसे पहले आपके रियल जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है लॉ ऑप्शनल में, उसको देखेंगे. फिर हम पूरे अपने टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर हम लास्ट में इस बात को चेक करेंगे कि क्या पूरे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम अब आंसर लिखने के लिए केपेबल हो चुके हैं. ठीक है, तो हम इसको करके देखते हैं. सबसे पहले हमारे 25th का क्वेश्चन है. 25th का क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑन द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट. तो आपके रिकॉग्नाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट, ये आपकी 25 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, discuss the different theories of state succession and the rights and duties arising out of state succession. तो state succession की कौन सी theories हैं और कौन सी rights and duties arise होती हैं आपकी state succession से, ये आपके 24 का क्वेश्चन है. Now moving ahead, 23 के क्वेश्चन को देख लेते हैं. It is, what is state recognition? Draw a distinction between recognition de jure and de facto. तो ये आपके 23 का क्वेश्चन है. एंड 2022 में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इट इज elaborate various theories of state succession. So as I mentioned you, 10 marker, 15 marker, 20 marker में क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है टॉपिक 3 से, and it is one of the easiest topic of this international law series. Now moving ahead, state recognition को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से हम. सबसे पहले आपका स्टेट रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है. रिकॉग्नाइजेशन बेसिकली क्या होता है, पहचान देना, किसी को एक्नॉलेज करना कि यू एग्जिस्ट. तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बेसिकली बेसिक लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में, आम भाषा में ये होगा कि व्हेन वी आर रिकॉग्नाइजिंग अ स्टेट दैट यू एज एन पॉलिटिकल एंटिटी एग्जिस्ट. बट व्हाई इज इट इंपैरेटिव इंटरनेशनल लॉ, हम इंटरनेशनल लॉ में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, because on this it depends the rights, liabilities, obligations, every kind of duty in international arena. So now let us start. State recognition, basically formation of states and their recognition in international arena are fundamental aspects of international law. International law किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई होगा या नहीं, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन मिली है या नहीं, वो स्टेट जो है एक पॉलिटिकल प्रॉपर आइडेंटिटी है या नहीं. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ स्टेट. अ स्टेट इज जनरली डिफाइंड एज अ पॉलिटिकल एंटिटी विथ अ डिफाइंड टेरिटरी, अ परमानेंट पॉपुलेशन, अ गवर्नमेंट capacity to enter into relation with other states. So these are the 4 qualities of a state: a political entity which has a definite territory, a permanent population, a government, and capacity to enter into relation with other state, which is basically your sovereignty. You should be sovereign enough to take decisions for yourself, to decide your foreign policy, to have diplomatic and trade relation with other countries. So what is a state? A state is nothing but a political entity which has these 4 features, which is given in your Montevideo Convention 1933. Define territory. First is your territory, second population, permanent population residing into that particular area. Government has a governance which is providing services and maintaining law and order into that territory on those citizens who are residing permanently here. And apart from that, this state government should have the capacity to enter into relation with other states, to establish diplomatic ties, to establish trade relations, to do any kind of activities with other states. So these are the 4 features of a state, 4 qualities which is given in your Montevideo Convention 1933. It is important. Now अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो ओपन हिम की डेफिनेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड होती है इंटरनेशनल लॉ के अंदर. सो नाउ विल रीड अबाउट हिम, अबाउट हिज डेफिनेशन. In recognizing a state as a member of international community,
the existing states declare that in their opinion the new state fulfills the condition of statehood as required by the international law. So ओपनहेम की डेफिनेशन बेसिकली सिंपल बोलती है कि बाकी सब स्टेट इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो न्यू स्टेट फॉर्म हुआ है इसके पास वो चारों एसेंशियल्स हैं एंड नाउ इट इज अ न्यू स्टेट इनटू द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी. सो 4 क्वालिटीज जो हमने पढ़ी अभी, टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, योर गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, these are the 4 qualities. If any state has these 4 qualities and it is recognized along with that by the other existing state, it is a state and a member of international community as defined by OpenHIM. So basically कुछ नहीं है, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं. स्टेट रिकॉग्नाइजेशन, एक स्टेट है जिसके पास ये 4 क्वालिटीज हैं जो कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में दिया हुआ है, और अलोंग विद दैट अदर एग्जिस्टिंग स्टेट जो हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करती हैं दैट यू एग्जिस्ट एज अ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी. सो दिस इज द डिफरेंस. This is the main thing about the state recognition. If we'll talk about the another definition, as I mentioned you again time and again कि 1 से 2 ही definitions याद करनी है, तभी याद रहेगा actual examination के अंदर. Further, through the recognition, the members of international community formally acknowledge that the new state has acquired international personality. के द्वारा ही इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो रिकॉग्नाइज फॉर्मली एक्नॉलेज करती है कि जो नया स्टेट है उसके पास नाउ इंटरनेशनल पर्सनालिटी है. नाउ इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल पर्सनालिटी. So in a nutshell, it acknowledgement by the existing states that the political entity has the characteristics of statehood. So basically in nutshell ये बोला गया है कि कुछ नहीं है state recognition, it is the acknowledgement by existing states that a political entity has characteristics of statehood. कि एक basically एक political entity है जिसके पास ये 4 qualities हैं, उसको सारे बाकी states ने जो कि already exist करते हैं उन्होंने एक acknowledgement दे दी है. So that is a formal acknowledgement of a state which has certain 4 characteristics given in Montevideo Convention. So this is your state recognition. So if you can remember these 2 definitions and for the answer, you need not to go into many definitions 3 to 4 because at the end of the day you have to remember. So आप OpenHIM और Fairwick की definitions को देख सकते हैं. ये दोनों बहुत ही basic बात करती हैं जो आपकी state recognition की, और easy to learn है. That is why I have picked up them. I have picked them because 2-3 words, keywords are there: political entity, your recognition by existing states, and characteristics of statehood, or has the essentials of statehood. So basically this is your state recognition. आपने पहचान दे दी कि ये पॉलिटिकल एंटिटी है, इसके पास वो चारों क्वालिटीज है, उसके पास एक टेरिटरी है, उसके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन है, इसके पास जो है एक टेरिटरी है, डेफिनेट टेरिटरी है, ठीक है, आपके पास इसके पास परमानेंट पॉपुलेशन है जो कि उस एरिया में रहती है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, एंड उसके पास एक गवर्नमेंट है जो टेरिटरी के ऊपर भी है, एक गवर्नेंस के लिए एक बॉडी है जो कि गवर्न कर रही है पॉपुलेशन को, एंड दिस गवर्नमेंट इज सोविनर, इसके पास ये पावर है कि वो आपके साथ इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन मेकिंग कर सकती है. सो दिस आर द 4 क्वालिटीज, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स along with acknowledgement, formal acknowledgement by other states is your state recognition. So this is your state recognition. Now as I mentioned you the criteria of state recognition. तो criteria क्या होता है हमारे state recognition का, which we have already read. एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं because it is also part of your sub topics. जो कि हम आंसर लिखते हैं तो हम इसे जरूर मेंशन करते हैं if you are writing a 20 mark question. First is your territory. As I mentioned, clearly defined geographical area. एक particular geographical area है आपके पास, not precise necessarily, may be disputed. नेसेसरली डिफाइंड नहीं है बिकॉज इशू इज, हो सकता है 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो, दोनों अलग अलग अभी अलग हुए हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान जैसे हुए थे तो हमारे अभी बहुत टाइम तक जो है बॉर्डर इश्यूज चले, तो डिस्प्यूट प्रिसाइज नहीं होगा पर एक डेफिनेट टेरिटरी होगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस एक्स स्टेट हैज जस्ट गॉट सेपरेशन, हो सकता है यहाँ पे कोई इश्यू चल रहा हो इन दोनों के बीच में, येट ये डिफाइंड एरिया है ना, ज्योग्राफिकल एरिया है, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डेफिनेट टेरिटरी विच मेक्स यू एलिजिबल फॉर द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ परमानेंट पॉपुलेशन, पीपल रिसाइडिंग विद इन इट्स टेरिटरी ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस.
तो जो लोग इस टेरिटरी में रह रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस बेसिस में रह रहे हैं, ये पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रह रहे हैं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि कभी वो यहाँ रह रहे हैं कभी दूसरे में माइग्रेट कर जा रहे हैं, दे आर रिजाइडिंग इनटू दैट पर्टिकुलर टेरिटरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ईयर्स, then only you becomes eligible for statehood. Apart from that, the other criteria is your government. Governing body exercising control over its territory and population must be capable of maintaining order and providing services. So ये जो टेरिटरी और पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो कि गवर्न कर रही है उस टेरिटरी को, ठीक है, वहां के जो सिटीजन्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, देन इट इज इंपेरेटिव कि तब हम कह सकते हैं कि स्टेटहुड की हम उसे उपाधि दे सकते हैं, क्योंकि एक ऑफिशियल बॉडी है, एक अथॉरिटी उसके ऊपर एक्सरसाइज हो रही है, सो देन वी कैन से दैट इट इज अ गवर्नमेंट, it is capable of statehood because there is an official body exercising control over that particular territory, so it's on population. Apart from that, the essential is a sovereignty. Sovereignty, capacity to enter into relations with other state. So your capacity to enter with other states is also very imperative because you should have a decision making power over your foreign relations. Because as a particular entry, for example, if India is not a sovereign country, so इंडिया कैसे डिसाइड करेगा कि मेरी रशिया के साथ क्या फॉरेन पॉलिसी होगी, अगर मेरी अमेरिका के साथ क्या फॉरेन पॉलिसी होगी। जैसे कि इंडिया जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम में था तो इसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी यूएस और रशिया के साथ जो भी रिलेशन थे वो डिपेंड करते थे ब्रिटिश इंडिया के डिसीजन मेकिंग पे। प्रोटेक्टरेट स्टेट जिसका ये कॉमनवेल्थ था उसके ऊपर डिपेंड करता था। तो सोवरेनिटी इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो फॉरेन रिलेशन है वो आप ही डिसाइड कर रहे हो, आपका किसी स्टेट के साथ डिप्लोमेटिक टाइज कैसे होंगे, आपकी ट्रेड कैसे होगी, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तभी तो आपको एक प्रॉपर स्टेट का दर्जा हम दे सकते हैं कि आप स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई और बॉडी वर्क नहीं कर रही है। सो दीज वर द फोर क्राइटेरियाज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट इज योर territory, definite territory, not precise, it might be disputed. Second is a permanent population residing to that territory. Third is your government, some form of governance and authority over it. And sovereignty, your decision making power of foreign relations. So these were the four criteria of your state recognition. Now coming to the next subtopic is your legal effect. जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था आपके 25 के पेपर के अंदर कि क्या राइट पावर्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, क्या हो जाता है, मतलब स्टेट को रिकॉग्नाइज करने से आखिर ऐसा क्या होता है। तो हम लीगल इंपैक्ट को देख लेते हैं। लीगल इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट इज योर लीगल स्टेटस टू स्यू इन कोर्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड गेट स्यूड। तो लीगल इंपैक्ट क्या होता है, आपको जो है वो लीगल स्टेटस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है कोर्ट के अंदर आप किसी, जैसे एक्स स्टेट है, इसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल गई और किसी वाई स्टेट ने इसके ऊपर जो है वो सेशन करने की कोशिश करी, अटैक करने की कोशिश करी, इट हैज पावर कि फिर ये जो आईसीजे आईसीसी डिपेंड ऑन द क्राइम जो कमिट कर रहा है उसके साथ, सिर्फ अटैक के अलावा आईसीजे जा सकता है, जाके अपनी कंप्लेंट लेके जा सकता है, ठीक है। भूषण यादव के केस में हम भी इंटरनेशनल कोर्ट गए थे, तो इंडिया एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है ना पूरे वर्ल्ड के द्वारा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को स्टेट रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, तभी तो हमने अपना डिस्प्यूट जो कुलभूषण जाधव का था वो हम इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गए थे, ठीक है, तभी हम इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर लेके गए थे, बिकॉज वी आर रिकॉग्नाइज। सो आपको ये पावर मिल जाती है कि आपके ऊपर कोई केस कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, आप किसी और को भी कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हैं किसी और के खिलाफ भी, अगर वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट उसे माना गया है। तो सो फर्स्ट इंपैक्ट इज अ लीगल स्टेटस, यू गेट अ लीगल स्टेटस, यू कैन बी स्यूड, यू बिकम्स एन इंटरनेशनल पर्सन, आप एक इंटरनेशनल पर्सन बन जाते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज नेक्स्ट इज योर डिप्लोमैटिक रिलेशन। जब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है टू एंटर, यू गेट अ पावर टू एंटर इनटू डिप्लोमैटिक एंड ट्रीटी रिलेशनशिप विद द रिकॉग्नाइजिंग स्टेट, ठीक है। जो रिकॉग्नाइजिंग स्टेट होता है, जो स्टेट रिकॉग्नाइज हो गया है, फिर उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो बाकी सारे जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके साथ डिप्लोमैटिक टाइज को एस्टैब्लिश कर सकता है, एम्बेसीज उसके साथ फॉर्म कर सकता है, डिप्लोमैट्स भेज सकते हैं, ठीक है। ट्रीटी आपकी कैसी होगी, बायलैटरल ट्रीटीज करेंगे आप, मल्टीलैटरल ट्रीटीज करेंगे, एमओयू साइन कर सकते हैं, तो ये सारी पावर जो है वो आपकी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन के साथ आती हैं, ठीक है। थर्ड इज सोवरेन इम्यूनिटी, टू गेट सोवरेन इम्यूनिटी फॉर इटसेल्फ फ्रॉम द रिकॉग्नाइजिंग स्टेट्स, ठीक है। तो जो रिकॉग्नाइज स्टेट आपको कर रहा है उससे आपको सोवरेन इम्यूनिटी भी मिलती है। इसके अलावा एज आई मेंशन आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स
क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक्सेस मिल जाता है. नाउ सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड यू हैव गेन द लीगल स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल पर्सनालिटी, तब आपके पास ये पावर होती है कि आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं. अगर आपके खिलाफ कोई जेनोसाइड हो रहा है, वॉर क्राइम हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि ह्यूमन राइट्स या इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, ठीक है. So you get access to international courts, and apart from that you also acquire rights and privileges. The state is able to enjoy the rights and privileges of international law. तो international law के अंदर जितने भी आपके rights and privileges हर state को मिले हुए हैं वो आपको भी मिलते हैं. For example, X state को recognition मिली है, तो अब now this X state can be part of UN. ठीक है, इसे यूएन से पीस कीपिंग मिशन में हेल्प मिल सकती है, एड मिल सकता है, IMF से एड मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यू स्टेट है, इसको रिसोर्सेज की जरूरत है. तो वंस यू गेट द रिकॉग्नाइजेशन, आपकी राइट्स और प्रिविलेजेस भी जो हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है. आपको प्रिविलेजेस मिलती हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर. इंटरनेशनल जितने भी कम्युनिटीज के लिए लॉज बनाए गए हैं जो आपको एड देते हैं, आपके कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं, डिस्प्यूट हो गया तो आपकी हेल्प करते हैं, वो सारी राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं आप एक्वायर कर लेते हैं वंस यू गेट द रिकॉग्नाइजेशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट अस सी द थ्योरीज ऑफ स्टेट रिकॉग्नाइजेशन. तो थ्योरीज कौन कौन सी है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन की? बेसिकली हमारे दो मेजर थ्योरीज हैं. फर्स्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी. कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी बेसिकली आपकी बात करती है जो कि प्रोपाउंड की गई, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो है प्रोपाउंड की गई थी हीगल, एंजिलोटी, ओपेनहेम के द्वारा. इनका बेसिकली कहना है कि an entity becomes state when other state recognize it, not when it possesses essential attributes of state. So अभी तक हम डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे थे कि 4 क्वालिटीज होनी चाहिए स्टेट की, उसको बाकी सब स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज कर दिया, देन इट इज अ स्टेट रिकॉग्नाइजेशन. कॉन्सिक्यूटिव थ्योरी बात करती है जो कि हीगल, ओपेनहेम और एंजिलोटी के द्वारा प्रोपाउंड की गई थी कि एक स्टेट जो है उसको स्टेट का दर्जा, स्टेटहुड तभी मिलता है जब उसको बाकी एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि तब जब वो 4 एसेंशियल क्वालिटीज को एक्वायर कर लेता है, ठीक है. तो बेसिक बात ये है कि अगर एक्स स्टेट है और इसको फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, अगर ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, A ने रिकॉग्नाइज कर लिया, B ने रिकॉग्नाइज कर लिया, C ने रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ सेपरेट स्टेट X, देन इट गेट्स द स्टेटहुड. तब इसको इंटरनेशनल पर्सनालिटी, इंटरनेशनल पर्सन की जो उपाधि है वो मिल जाती है. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर एक्स के पास चारों क्वालिटीज हैं, इसके पास एक डेफिनेट टेरिटरी भी है, इसके पास पॉपुलेशन भी है, एक गवर्नमेंट भी फॉर्म हो रखी है, सोवरेनिटी भी है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, बट इसको A, B, C स्टेट्स ने जो है रिकॉग्नाइजेशन देने से मना कर दिया, तब क्या ये स्टेट है? कॉन्सिक्यूटिव थ्योरी बोलती है नहीं है. बिकॉज कैसे हो सकता है, इसकी डिपेंडेंस है ABCD के ऊपर. ABCD जो बाकी जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि हाँ हम इसे पहचान देते हैं, हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं फॉर्मली कि ये स्टेट है, ठीक है. तो ये एक्स स्टेट तब तक स्टेट नहीं है जब तक कि इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती. वंस इसके पास 4 क्वालिटीज हैं, ठीक है, चारों क्वालिटीज आप इसके पास है, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सब कुछ, और रिकॉग्नाइजेशन मिली तब जाके ये स्टेट है. तो कॉन्सिक्यूटिव थ्योरी बोलती है चारों क्वालिटीज में एक कम भी हो जाए तो चलेगा, बट बाकी सब एग्जिस्टिंग स्टेट्स की रिकॉग्नाइजेशन चाहिए. बाकी सब ABCD जो है हमारी यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टेट्स, इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया और एक्स के पास चाहे मान लीजिए सोवरेनिटी नहीं है या इसके पास एक डेफिनेट टेरिटरी नहीं है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो भी ये स्टेट माना जाएगा अगर उसको ABCD ने अलाउ कर दिया है तो. बट अगर ABCD ने अलाउ नहीं किया, एग्जिस्टिंग स्टेट्स ने रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी है, तो इसके पास 4 क्वालिटीज होते हुए भी ये स्टेट नहीं है. कॉन्सिक्यूटिव थ्योरी आपकी ये बात बोलती है. सिंपल, 4 क्वालिटीज, 4 एसेंशियल हैं और रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, नॉट अ स्टेट, एक्स स्टेट नहीं है. पर अगर 4 क्वालिटीज में मान लीजिए 3 ही क्वालिटीज हैं बट रिकॉग्नाइजेशन इसे फुल मिल गई सारी स्टेट्स की, देन इट इज अ स्टेट. नाउ इट इज इंटरनेशनल पर्सनालिटी. ये कॉन्सिक्यूटिव थ्योरी बात करती है आपकी, ठीक है. तो इस थ्योरी के अंदर आपका रिकॉग्नाइजेशन जो है वो क्रूशियल स्टेप होता है. रिकॉग्नाइज स्टेट गेट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और वंस द स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स, इट गेट्स द एबिलिटीज और राइट्स एंड ड्यूटीज इनटू द इंटरनेशनल लॉ. और बाकी सब स्टेट की रिकॉग्नाइजेशन के साथ ही इसको राइट्स और ड्यूटीज मिल जाती हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर. तो रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे एसेंशियल क्रूशियल स्टेप है, ठीक है. ओपनहेम ने बोला था अ स्टेट इज एंड बिकम्स एन इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकॉग्नाइजेशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली. सो
व्हाट इज दिस? ओपनहेम के हिसाब से एक स्टेट जो है वो स्टेट कब बनता है? वो तभी बनता है जब वो एक्सक्लूसिवली रिकॉग्नाइजेशन मिलती है उसको, ओनली एंड एक्सक्लूसिवली. So it does not depend on the four essentials. It depends on the recognition by other states, because ultimately states के साथ ही आपको relation establish करने हैं, तो उनका recognition जरूरी है. तो ओपनहेम का कहना था कि state जो है वो state तभी बनता है, international person तभी बनता है जब उसे recognition मिलती है only and exclusively. जब उसे recognition मिलती है तो ही वो state है, ठीक है. और unless उसको recognition नहीं मिल रही है तो उसके पास कोई भी rights नहीं है international law के अंदर. वो कोई भी उसको राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं मिलेंगे, राइट्स और प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे इंटरनेशनल लॉ के अंदर अगर वो स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली हुई है तो. सो इन कॉन्सिक्यूटिव थ्योरी योर रिकॉग्नाइजेशन इज द क्रूशियल स्टेप, ठीक है. 4 एसेंशियल कंडीशन में एक भी कम चलेगा, इट इज ओके, बट रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, ठीक है. आज जस्ट अपोजिट आपकी डिक्लेरेटरी थ्योरी बात करती है, बट उससे पहले डिक्लेरेटरी थ्योरी को डिस्कस करने से पहले क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. अब हमारी कॉन्सिक्यूटिव थ्योरी जो है वो क्रिटिसाइज भी बहुत हुई. क्यों हुई? रीजन इसमें बोला गया कि ये जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है. कैसे? इट क्रिएट कंफ्यूजन बिकॉज मान लीजिए एक्स कोई स्टेट है, अब आपकी ए बी सी और डी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं. ए और बी ने इसको रिकॉग्नाइजेशन दे दी, बी सी और डी ने इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी. देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एक्स? तब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हम इसे इंटरनेशनल पर्सन माने या नहीं, इसको राइट्स एंड ड्यूटीज प्रॉपर मिलेंगी या नहीं, ठीक है. इस बात में डिपेंड करता है. ओके. सो व्हेन अ न्यू स्टेट इज एक्नॉलेज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय सम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर स्टेट्स, देन इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन. तब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है. Unless recognize no rights and duties and obligation in the international law. तो यहाँ पे जब रिकॉग्नाइजेशन ही कंफ्यूजिंग स्टेट में चल रही है, जब तक कि रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, कोई भी आपको राइट्स नहीं मिलते, कोई भी आपकी ड्यूटीज नहीं अराइज होती, आपको कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रहा इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपकी जो पावर है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के ऊपर दे दी गई है. यू आर डिपेंडेंट, यू डोंट हैव डिस्क्रिशन, आपके पास डिस्क्रिशन खत्म कर दी जा रही है, ठीक है. तो कॉन्सिक्यूटिव थ्योरी के अंदर जो है आपकी पावर जो है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया देन यू एग्जिस्ट, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया देन यू हैव नो एग्जिस्टेंस इन इंटरनेशनल अरेना. सो दिस इज हेवीली क्रिटिसाइज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एग्जिस्टिंग स्टेट्स के ऊपर जो है वो ये दे रहे हो कि वो नए छोटे, जो बहुत छोटा स्टेट है कोई, ठीक है, वो एज अ स्टेट फॉर्म होना चाहता है, उसके पास 4 क्वालिटीज भी एक्वायर उसने कर ली हैं, येट उसे स्टेट बाकी सब स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो फिर वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं ले सकता, उसकी कोई राइट्स नहीं मिलेंगे उसको इंटरनेशनल लॉ के अंदर. तो आप जो है डिपेंडेंट कर रहे हो स्टेट को, तो इसीलिए क्रिटिसाइज हुआ था. तो 2 क्रिटिसिज्म मेनली थे. पहला तो कंफ्यूजन क्रिएट करना, कुछ ने रिकॉग्नाइज कर दिया कुछ ने नहीं किया, तभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है. दूसरा कि बहुत सारे जो स्टेट्स जो है रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं तो उनको राइट्स और ड्यूटीज नहीं मिलते इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है. एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो इट इज योर चाइना एंड बांग्लादेश ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज चाइना को बहुत टाइम तक अमेरिका ने और वेस्टर्न नेशन ने बहुत फॉर इयर्स तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था. चाइना को बहुत टाइम तक टिल और 4 क्वालिटीज, 4 क्वालिटीज थी चाइना के पास. उसके बाद टेरिटरी भी थी, परमानेंट पॉपुलेशन भी थी, गवर्नमेंट भी थी, सोवरेनिटी भी थी इंटरनेशनल रिलेशन स्टैब्लिश करने के अदर स्टेट्स के साथ, येट उसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी अमेरिका एंड बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस के द्वारा बहुत ईयर्स तक, ठीक है. एंड सेकेंड इज बांग्लादेश, आवर फेवरेट एग्जाम्पल. जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो ऑब्वियसली योर चाइना, पाकिस्तान और अल्बेनिया ने जो है इसे स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया था. बांग्लादेश को बहुत सालों तक जो है स्टेट का ही दर्जा नहीं मिला था, स्पेशली बाय पाकिस्तान एंड चाइना, क्योंकि चाइना जो है फ्रेंड है पाकिस्तान का, एंड पाकिस्तान से ही तो अलग हुआ था बांग्लादेश, और इंडिया के बदौलत हुआ था, तो कैसे रिकॉग्नाइज करते, इसीलिए बहुत टाइम तक ये कंफ्यूजन क्रिएट स्टेट में था. नाउ इट इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट. मूविंग फर्दर, डिक्लेरेटरी थ्योरी को देख लेते हैं. डिक्लेरेटरी थ्योरी जो है इसकी प्रोपोनेंट कौन कौन से थे पहले देख लेते हैं. हॉल, वेगर, बर्ली एंड फिशर, ठीक है. ये जस्ट अपोजिट बात करती है आपकी कॉन्सिक्यूटिव थ्योरी की. कॉन्सिक्यूटिव थ्योरी क्या बोल रही थी, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन इंपॉर्टेंट है. 4 क्वालिटीज नहीं भी होंगी तो चलेगा, कुछ क्वालिटी कम भी होगी, ऊपर नीचे भी होगी तो चलेगा, पर रिकॉग्नाइजेशन चाहिए. डिक्लेरेटरी थ्योरी बोलती है नहीं, स्टेट ने 4 क्वालिटीज एक्वायर कर ली, नाउ इट इज अ स्टेट. अब वो इंटरनेशनल अरेना के अंदर इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन गया, ठीक है. तो स्टेट एग्जिस्ट टू एन इंडिपेंडेंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन.
रिकॉग्नाइजेशन नहीं भी मिली है तो भी स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट है वो। रिकॉग्नाइजेशन तो सिर्फ एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ हम एक्नॉलेज करते हैं दैट यू एग्जिस्ट, बट यू आर ऑलरेडी अ पॉलिटिकल एंटिटी। कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी बात कर रही थी कि आप पॉलिटिकल एंटिटी तभी बन रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी बात कर रही थी आप पॉलिटिकल एंटिटी तभी बन रहे हो जब हम आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। डिक्लेरेटरी थ्योरी बोल रही है कि आपका रिकॉग्नाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, आपने 4 क्वालिटीज जो कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में दिया हुआ आपने एक्वायर कर ली, यू आर अ स्टेट, आप इंटरनेशनल लॉ के पार्ट हो, आपका राइट्स हो, अभी भी सर्टेन राइट्स हैं आपके पास। और रिकॉग्नाइजेशन क्या है आपके लिए? जस्ट एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट कि आप हाँ हम आपको एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन जो है वो सबसे इंपैरेटिव और क्रूशियल स्टेप नहीं होता। न्यू स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट बाय एग्जिस्टिंग स्टेट। कोई भी जो न्यू स्टेट है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के जो कंसेंट है उससे इंडिपेंडेंट है। अगर एक्स स्टेट ने जो है अपनी सारी क्वालिटीज को एक्वायर कर लिया है तो वो स्टेट बन जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको बाकी सब स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज किया है नहीं, बाकी सबके कंसेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो जहां पे कंसेंट के ऊपर डिपेंडेंट है वो कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी है। डिक्लेरेटरी थ्योरी बोलती है नहीं, कंसेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। Even before recognition, right to defend its integrity and independence under international law. रिकॉग्नाइजेशन से पहले ही आपके पास सर्टेन राइट्स हैं डिफेंड करने के, अपनी उसकी इंटेग्रिटी को, इंडिपेंडेंस को। सो मान लीजिए एक्स स्टेट फॉर्म हुआ है, ठीक है, और अभी इसके पास राइट्स है कि इसकी इंटेग्रिटी को ही प्रोटेक्ट कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाकी सब स्टेट्स ने उसको रिकॉग्नाइज अभी तक किया है या नहीं। तो डिक्लेरेटरी थ्योरी आपकी इसकी बात करती है। मूविंग फर्दर, प्रोफेसर हॉल ने क्या कहा था इसके बारे में? प्रोफेसर हॉल ने कहा कि अ स्टेट एंटर्स इनटू द फैमिली ऑफ नेशन एज अ राइट व्हेन इट हैज एक्वायर्ड द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड। तो प्रोफेसर हॉल के हिसाब से अगर कोई स्टेट जो है उसके पास 4 क्वालिटीज आ गई हैं तो वो फैमिली ऑफ नेशन का पार्ट है, वो सारे फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली। अगर उसके पास ये 4 क्वालिटीज जो कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में दिया हुआ है वो आ जाती हैं, वो एक्वायर कर लेता है तो ठीक है। इट ऑल्सो रिमार्क्ड दैट ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन टू अ न्यू स्टेट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटिव बट अ डिक्लेरेटरी एक्ट। ये और बोलते हैं कि किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन देना एक डिक्लेरेटरी एक्ट है, बस कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव क्या मतलब? हम आपको बता रहे हैं कि आप पॉलिटिकल एंटिटी हो। डिक्लेरेटरी बोलता है आप ऑलरेडी पॉलिटिकल एंटिटी हो, मैं आपको बस एक्नॉलेज कर रहा हूं दैट यू एग्जिस्ट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, आप हमारा पार्ट हो, फैमिली ऑफ नेशंस का पार्ट हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट हो, ठीक है। तो दिस वर योर डिक्लेरेटरी थ्योरी। नाउ मूविंग फर्दर, what it was also criticized, ये थ्योरी क्यों क्रिटिसाइज हुई थी? इट वाज क्रिटिसाइज्ड एज इट कैन नॉट बी अलोन बी एप्लीकेबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ स्टेट। तो इस थ्योरी को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया था कि अकेले सिर्फ ये थ्योरी जो है वो रिकॉग्नाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। वी विल सी द क्रिटिसिज्म। अब इसे क्यों क्रिटिसाइज किया गया? क्योंकि इट कैन नॉट बी अलोन बी एप्लीकेबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ स्टेट। डिक्लेरेटरी थ्योरी को हमने क्रिटिसाइज इसलिए किया बिकॉज इट वाज सेड कि इसको अकेले हम जो है रिकॉग्नाइजेशन के लिए एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं मान सकते। कोई भी स्टेट ऐसे तो 4 क्वालिटीज को एक्वायर करेगा और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कोई भी स्टैब्लिश कर सकता है विदाउट द रिकॉग्नाइजेशन बाय अदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स। सो इसमें बोला गया, बेसिकली इसको बोला गया कि अकेले जो है ये स्टैंड आउट नहीं करती, इसको कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जब हम स्टेट रिकॉग्नाइजेशन की थ्योरी पढ़ते हैं, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो हम रिकॉग्नाइजेशन और 4 क्वालिटीज दोनों को ही वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। सो रिकॉग्नाइजेशन प्लस 4 क्वालिटीज, जो 4 क्वालिटीज है मॉन्टेविडियो की वो दोनों चाहिए हमें। सो कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी जो है वो अलोन स्टैंड आउट नहीं कर सकती। इवन इफ की एक स्टेट के पास 4 क्वालिटीज एक्वायर हो गई हैं तो भी हम उसे स्टेट नहीं मान लेंगे, ठीक है। सो फॉर एसेंशियल इट कैन नॉट एक्सरसाइज इंटरनेशनल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, बट व्हेन अदर स्टेट्स एक्नॉलेजेस इट्स एग्जिस्टेंस एंड स्टेट गेट्स द लीगल राइट्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, द कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी कम्स इनटू प्ले, ठीक है। तो जब 4 essentials आ जा रहे हैं, it can exercise international rights and obligations, but when other states acknowledges its existence and state gets the legal rights of recognition, the consecutive theory comes into play. तो 4 qualities plus your recognition, then it a state recognition. So declaratory theory अकेले जो है उसको हम accepted form of state recognition नहीं मानते, हमें consecutive declaratory दोनों theories चाहिए, 4 qualities भी चाहिए और states की recognition भी चाहिए, because विदाउट स्टेट रिकॉग्नाइजेशन जो है हमारा डिप्लोमेटिक ट्रेड रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होगा, ठीक है। कोई भी स्टेट जो है रिकॉग्नाइज होगा तो ही ना उसको हम बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एशियान है, आपका क्वाड है, ठीक है, इन सब का पार्ट कैसे बनाएंगे? G7 है, G20 है, इन सब का पार्ट कैसे बनाएंगे अगर आपने किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्रिटिसाइज हुई थी। नाउ टाइप ऑफ रिकॉग्नाइजेशन,
दो मेजर टाइप ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है हमारी, वैसे तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड भी है। एक्सप्रेस मतलब आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया, एम्बेसीज को एस्टैब्लिश किया, ठीक है, आपने एक्सप्रेसली ऑफिशियल कम्युनिकेशन से एस्टैब्लिश कर लिया कि हाँ मैं स्टेट को एक्सेप्ट करता हूँ। इम्प्लाइड बाय डूइंग अदर एक्टिविटीज फॉर दैट स्टेट, ठीक है, स्टेट के साथ थोड़े बहुत कुछ रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर लेना, ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लेना, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। Now let us see the major two types of recognition are there, basically your de facto recognition and de jure recognition, जिससे आपका क्वेश्चन भी आता है। It is a very important type of recognition. De facto क्या होता है? By fact of it, by fact. It is de jure by law. So fact से जो यथार्थ है, लॉ मतलब जो कि हम इसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, लीगल स्टेटस दे रहे हैं। डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन रिफर्स टू योर इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्टेट और गवर्नमेंट बाय अनदर स्टेट, जब दूसरा स्टेट जो है वो इनफॉर्मली एक्सेप्ट करता है किसी स्टेट को, ठीक है। डी फैक्टो बेसिकली इज नथिंग बट द रिकॉग्नाइजेशन रिफर्स टू इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस, किसी एक्स स्टेट ने इनफॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया ए स्टेट को, जो कि अभी अभी किसी रिवोल्ट से जो है जन्म लिया है उसने, ठीक है। इनफॉर्मली एक्सेप्ट कैसे किया है? इसको थोड़े टाइम के लिए इसके साथ थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है, इसे थोड़े बहुत एड देने शुरू कर दिए हैं, थोड़े बहुत ट्रेड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इनफॉर्मली एक्सेप्ट किया है कि नाउ आई एक्सेप्ट यू एज अ पॉलिटिकल एंटिटी इन द इंटरनेशनल अरेना, तो मैं थोड़ा सा संबंध तुम्हारे साथ रख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ पॉलिटिकल एंटिटी। So de facto is informal acceptance. On the other hand, what is de jure recognition? It is a formal legal acknowledgement. आप formally किसी state को recognize कर रहे हो, now you exist for me as a political entity. आप उसके साथ official communication करते हो, embassies establish करते हो, ठीक है, आप ambassadors, high commissioners को send करते हो each other, एक दूसरे की country में, ठीक है, and diplomatic statements आप देते हैं, ठीक है, official communications करते हैं, MOU sign करते हैं। So जिनके साथ आप MOU साइन कर रहे हैं, जिनके साथ ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके डिप्लोमेट्स जो है एक्सचेंज हो रहे हैं, वो आपके डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज को आपके डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन दे रखी है, जिनके साथ हमारे ऑफिशियल रिलेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, इटली एक्सेट्रा। सो डी जोरे क्या है? आपका हम इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि हम आपको मानते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हो, ठीक है।